नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। यस कैप्टन, सबने एक स्वर ने मना। अंबर ने जाने का इशारा किया तो सैल्यूट कर वो लोग चले गए। अंबर ने अपने स्क्वाड को बुलाया और जो कुछ भी मिला वो सब कुछ बताने के बाद बोला, कैप्टन सौरभ, आप ठीक ऐसे ही कश्मीरी लिबास का इंतजाम करिए और हर लिबास पर सीने पर ये ऐसी कढ़ाई करवाइएगा। कैप्टन विजय, आप एक काम करिए, जो कुछ भी आज बरामद हुआ है वो वापस ले जाकर कुछ जवानों के साथ मिलकर सब कुछ बिल्कुल उसी तरह रख दीजिए जैसे पहले था, जिससे रात को जब वो लोग अपना काम करने दोबारा आएंगे तो उन्हें कोई शक ना हो। रात का प्लान क्लियर है या किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं था। सौरभ कश्मीरी लिबास का इंतजाम करने चला गया और विजय भी उस जगह के लिए निकल गया। यारा, तेरे नाम कुछ गल करनी है, रणवीर ने कहा तो अंबर, जो फाइल में नजरें गड़ाए हुए था, उसने सर ऊपर किया। रणवीर और नैतिक को सामने देख थोड़ा हैरान सा बोला, तुम दोनों के तो ब्रेक ओवर शुरू हो गया है ना, तुम लोग गए नहीं अब तक? रणवीर, कुछ गल करनी है यारा। उसके इतना कहते ही नैतिक ने अपने पैर से उसके पैर पर मारा। रणवीर को दर्द हुआ तो उसने नैतिक को देखा जो इशारे में उसे कुछ भी कहने से मना कर रहा था। अभी उन लोगों की इशारेबाजी चल ही रही थी कि अंबर ने अपनी घड़ी में झांका, फिर बोला, अगर कैप्टन रणवीर को कैप्टन अंबर से बात करनी है तो बोल, और अगर एक दोस्त को अपने दोस्त से गल करनी है तो 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक है मेरा, तब बैठेंगे दोनों यार साथ में। ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी करो, हम लोग 1 घंटे बाद मिलते हैं। चल वीरे, जब तक अंबर नहीं आता तब तक मैनू तवटे नाल गल करनी है, नैतिक ने कहा और रणवीर को खींचते हुए वहां से ग्राउंड में एक तरफ लेकर गया। पदचिह्न, तू पागल हो गया है वीरे, तुझे मना किया था ना अंबर से इस बारे में बात करने को। वहां पहुंचते ही रणवीर का हाथ छोड़ नीचे घास पर बैठते हुए नैतिक थोड़ी नाराजगी से बोला, ओए तेरी ए गल मेनू नी समझ आई, दिल्ली से आने वाली टीम में परजाई का भी नाम है, ए गल तो अंबर को बताना चाहिए ना, तू मेनू मना किए जा रहा है। रणवीर भी नैतिक के पास ही बैठ गया और अपने जेब से उस एनवेलोप को निकाल कर देखने लगा जो मेजर साहब ने अंबर को और अंबर ने रणवीर को दिया था, जिसमें सीबीआई टीम मेंबर में धरा राजवंश एज अ टीम लीडर लिखा था। नैतिक, तू एक बात बता मुझे वीरे, तुझे परजाई का पूरा नाम मालूम है? रणवीर सर खुजाते हुए, नहीं यारा, मेनू सिर्फ इतना पता है कि परजाई का नाम धरा है। नैतिक, वही तो मैं भी तुझे समझाने की तब से कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ये धरा अंबर वाली धरा ना हो। रणवीर नाम का एक तू ही तो नहीं है ना, हजारों रणवीर होंगे दुनिया में, वैसे ही कोई गांठी तो नहीं है ना कि ये वही है। रणवीर, ये गल तो मैंने सोचा ही नहीं, चल अंबर से उसकी गजल का पूरा नाम पूछ लेते हैं। नैतिक, तू पागल हो गया है, अंबर वैसे ही परजाई की याद में खोया रहता है, उनका जिक्र अंबर के सामने करके उसकी तकलीफ बढ़ाना सही नहीं होगा। रणवीर, तो क्या करें, अगर ये धरा वही हुई जिसके कारण अपने यार की ऐसी हालत हुई है तो? नैतिक, तो जिन सवालों से अंबर पिछले 7 साल से जूझ रहा है उनके जवाब उसे मिल जाएंगे। अगर उसका विश्वास सही है तो उसे उसका इश्क वापस मिल जाएगा। अगर उसका विश्वास गलत है, अगर उस लड़की ने अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू कर ली होगी तो उसके लौटने की जो उम्मीद लिए अंबर अब तक इंतजार कर रहा है वो खत्म हो जाएगी। दोनों ही सूरतों में अंबर की रुकी जिंदगी के आगे बढ़ने की गुंजाइश है। रणवीर, पता नहीं क्या होगा, अगर ये धरा वो नहीं हुई तो फिर उसी नाम की इस लड़की के साथ काम करना अंबर के लिए मुश्किल होगा।
जिस दिन वो वाली धरा मुझे मिल गई ना यारा, उसे एक थप्पड़ लगाना है मैंने ऐसे अचानक बिना किसी कारण के। वो कैसे जा सकती है। कितना खुश था मेरा यार उस रोज, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। आज भी आंखें बंद करता हूँ तो अंबर की वो बेबसी भरी हालत याद आती है। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। नैतिक, सच कहा तूने। अंबर की हालत क्या हो गई ये मैं भी भूल नहीं पाया हूँ। यूं तो हम जवानों का अस्पताल के बिस्तर से गहरा रिश्ता होता है, लेकिन अंबर को उस बिस्तर पर देखना बहुत दर्द भरा था। हमेशा उसे गोली खाकर भी हंसते हुए देखा था, लेकिन उस लड़की के जाने के बाद अंबर को बेबस, लाचार, हष्ट फेस सा बिस्तर पर पड़ा देख बहुत तकलीफ हुई थी। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। रणवीर, काश ओ कुड़ी मेनू मिल जाए, साढ़े यार नाल जबरदस्ती ब्याह देना है मैंने। इधर अंबर अपने केबिन में बैठा फाइल पढ़ने में मशरूफ था। इसमें बीते 6 महीने में हुए सारे हमलों के बारे में लिखा था। फाइल पढ़कर उसने बंद किया और सर पीछे कर कुर्सी से टिकाए इस हमलों के बारे में सोचने लगा। साथ ही उसके दिमाग में रात का प्लान भी चल रहा था। उसने टेबल की ड्रावर खोली तो उसमें सबसे ऊपर एक एल्बम जैसा कुछ था। ये एक एल्बम थी जिसमें एक तरफ तस्वीर लगाने के लिए जगह थी तो एक तरफ सादा पन्ना था जिस पर उस तस्वीर से जुड़ी यादें उतारी गई थी। अंबर ने उसे बाहर निकाला तो उसके केसरी रंग के कपड़े से बने कवर पर कढ़ाई करके बहुत ही खूबसूरती से लिखा था, यादें। उसने उस शब्द को अपने उंगलियों के पोसे छुआ तो उसकी आंखें एक एहसास को महसूस कर बंद हो गई। ये कढ़ाई धरा ने खुद अपने होंठों से की थी। धागों से कढ़ाई किए हुए उस शब्द में धरा के उंगलियों की छुअन उसे महसूस हो रही थी, जैसे धरा की उंगलियां उसकी उंगलियों से उलझ रही हो। अंबर ने पहला पन्ना खोला। धरा की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, सफेद चिकनकारी सूट के साथ गुलाबी दुपट्टा। ये वही बांधनी का गुलाबी दुपट्टा है जो अंबर के पास है। खुले बाल जो कंधे के एक तरफ झूल रहे थे, कान में बड़ा घुंघरू वाला झुमका, एक हाथ में मेटल की चूड़ियां थी जिनके बीचों बीच घुंघरू वाला एक कड़ा था। नाम भर मेकअप जिसमें सिर्फ सुरमे की एक पतली धारा जो उसकी गहरी कथई आंखों पर बांध बनाने का काम कर रही थी, और होंठों पर लिप बाम। हमेशा की तरह सादगी से भरा गेहुआ चेहरा जो एक नजर में किसी की भी नजरों में बस जाए। आंखें। उसकी इसी सादगी ने तो अंबर को पागल कर रखा था, और उस पर से उसकी ठोड़ी पर वो तिल तो कैसे अंबर पर कयामत बरपाती थी। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। अंबर के थकान और चिंता वरीड वरीड से भरे चेहरे पर उस तस्वीर को देख एक सुकून की रेखा खींच गई। अमूमन उसकी आदत थी अपनी गजल को बादलों में, चांद में, तारों में तलाशने की, लेकिन अक्सर जब भी उसका मन बहुत ज्यादा अशांत होता था तभी वो इस एल्बम को निकाल कर अपनी धरा को देखता था। उसकी उंगलियां उस तस्वीर को ऐसे छू रही थी मानो धरा उसके सामने उसी रूप में बैठी हो और उसे वो महसूस कर रहा था, उसके एहसास को अपने तड़पते दिल में भर रहा था। चंद लम्हों के लिए ही सही एक सुकून और एक मुस्कान उसके चेहरे पर मौजूद थी, जैसे वाकई धरा उसके पास, उसके साथ हो। चमकता अंबर की आदत हो गई थी हर मंगलवार दोपहर में 1 घंटे के लिए रेडियो के सामने बैठकर सुरों की फुहार प्रोग्राम सुनने की। उस पूरे 1 घंटे में वो उस एक आवाज में पूरी तरह डूब सा जाता था। जब कभी बीच में आरजे कुछ बोलती तो अंबर मुंह बनाकर उस आरजे के चुप होने की और अपनी गजल की आवाज सुनने का इंतजार करता। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हफ्ते भर उसे वापस मंगलवार के लौटने का इंतजार होता, और इस इंतजार के दौरान हर लम्हा उसकी गजल उसके मन मंदिर में बसी होती थी। कमाल का इश्क है तुम्हारा गजल, तुमने मुझे बैरागी बना दिया है। आज महीने से ऊपर हो गया उस रोज को जब पहली मर्तबा तुम्हारी कशिश भरी आवाज सुनी थी। सच कहूँ तो उस एक पल में तुम्हारा दीवाना बन चुका था। उसके बाद हफ्ते भर की बेचैनी ने ये समझा दिया कि इस कैप्टन के दिल पर कब्जा मार कर बैठ चुकी हो तुम। जब इतनी दूर होकर भी तुम मुझ में इस कदर बस गई हो, तो जब तुम मेरे सामने होगी तो कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। तुम्हारे इश्क के इस दरिये में उतर तो गया हूँ,
बस तैर कर तुम तक पहुंचना चाहता हूँ, तुम्हें ढूंढ कर अपना हाल एक दिल बताना चाहता हूँ। क्या तुम कभी मेरे इश्क को कबूल करोगी, या मेरा ये इश्क एक तरफा ही मेरे दिल की धड़कनों में ताउम्र शामिल रहेगा। जो भी हो तुम, नहीं तो तुम्हारा इश्क ही सही। अब इस दिल के धड़कने के लिए किसी एक की मौजूदगी बेहद जरूरी है। अंबर आईने के सामने खड़ा अपने सीने के उस मुट्ठी भर हिस्से पर हाथ रखे खड़ा खुद से बात कर रहा था। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो दिल के जगह इश्क मौजूद हो, जो अंबर के बातों का धड़क कर जवाब दे रहा हो। तभी पीछे पलंग पर रखे रेडियो में वही जाना पहचाना मीठा धुन बजने लगा। ये वॉयलिन की धुन थी, लेकिन एक फर्क था आज इस धुन में। हर बार की धुन में जहां एक खुशी, एक उमंग शामिल रहती थी, वहीं आज उस धुन में एक अजीब सा अनकहा दर्द लिपटा था, मानो अंबर की गजल उस धुन के जरिए अपना दर्द बाहर निकाल रहा था। अंबर के सीने में अजीब सा दर्द हुआ उस धुन को सुनकर। एक टीस, एक बेचैनी सी हो रही थी, जैसे उसके दिल को कोई भींच रहा हो। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो उसे अपने दिल की धड़कन महसूस हुई, जो बेतहासा बड़े बेंगे से धड़क रही थी। सीने पर हल्के से थपथपाते हुए अंबर ने धीरे से कहा, गजल स्माइलिंग फेस। उसकी बेचैनी दूर हो गई। बेतरतीबी से धड़कता दिल बिल्कुल सामान्य तौर से धड़कने लगा। अंबर उस रेडियो को गोद में लेकर बैठ गया जिसमें अब तक वो दर्द भरी धुन बज रही थी। आंखें बंद कर मन ही मन महादेव से प्रार्थना करता हुआ बोला, महादेव, मैंने कभी आपके सामने झोली नहीं फैलाई। सच कहूँ तो हाँ, मैंने कभी आपके अस्तित्व को माना ही नहीं, लेकिन अगर आप हैं तो उसे इस दर्द से राहत दे दीजिए। मैं नहीं जानता क्या वाकई में जो दर्द मुझे निचोड़ रहा है वो उसके दर्द का कतरा है या नहीं, लेकिन अगर उसे कोई दर्द सता रहा है तो उसके दर्द से उसे निजात दिला दीजिए, चाहे तो बदले में उसके हिस्से का दर्द आप मेरे सीने में उतार सकते हैं। मैं उफ तक नहीं करूंगा, मगर उसे दर्द से राहत दीजिए महादेव। रेडियो पर धुन बंद हुआ और उसी के साथ आरजे की आवाज आई, जो हमेशा की तरह लोगों को ग्रीट कर रही थी। देश के जगह जगह से लोग अपनी फरमाइशें बता रहे थे और अंबर की गजल अपनी सुरीली सी आवाज फिजाओं में घोल रही थी। स्वर स्वर उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबिया, ये छो जिंदगी ते राता लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी, की तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इस गाने के साथ प्रोग्राम खत्म हुआ और हमेशा की तरह रेडियो पास ही रखकर अंबर पीठ के बल लेट गया। आखिरी वाला गाना उसके जहन में घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी गजल खुद उसे पुकार रही हो। उसके होंठों पर कभी गाने को याद कर मुस्कुराहट उभर आती, तो कभी उस गाने के हर एक हरफों में लिपटे दर्द को याद कर उदासी घिर जाती। काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, उल्टा सीने में वो चुभन और दर्द बढ़ते ही जा रहा था। क्या महादेव पहली बार आपसे कुछ मांगा और आपने वो भी नहीं दिया? बस उसका दर्द ही तो मांगा था मैंने। दर्द को उससे छीन कर मुझे दे दीजिए ना, क्यों उसे दर्द दे रहे हैं? अपने दिल की तड़प महसूस कर अंबर ने कहा, जैसे उसका दिल मिलों दूर अपने कमरे में एक कोने में बैठकर रो रही धरा का दर्द महसूस कर पा रहा हो। क्राइंग क्राइंग। अचानक अंबर के कोरों से आंसू के बूंद निकलकर कंपटी को भिगोने लगे। अंबर ने उंगली के पो से आंसू को छुआ और भीगी उंगली को देख मुस्कुराते हुए बोला, इश्क की पहली किश्त मुबारक हो अंबर सिंह रानावत। बेचैनी और दर्द के आलम में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अपने कमरे में धरा जब तक रोती रही तब तक अश्क अंबर के कोरों से बहते रहे, मगर अंबर के होंठों पर मुस्कुराहट थी। हाँ, वो खुश था क्योंकि अपने इश्क के पास भले ही वो नहीं है, मगर उसका दर्द बांटा है उसने, और इश्क में दीवाना हुए आशिक के लिए ये दर्द किसी तोहफे से कम नहीं होता। चमकता सितारा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
इस कहानी में इतना ही। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।